नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश और पहला टॉपिक होगा दोस्तों राष्ट्रकूट। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों, सारे तथ्यों को मैं बताऊंगा, जो भी तथ्य एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं या जो भी एग्जामिनेशन में जो भी तथ्य बनते हैं, सारे के सारे तथ्यों को मैं बताऊंगा, एक भी तथ्य स्किप नहीं करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कोई भी वंश दोस्तों, देखिए कोई भी राजवंश आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि संस्थापक कौन होता है। ठीक है, उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई और ये जो राजवंश हुआ इसके प्रमुख शासक कौन हुए। ठीक है, ये तीन चीजें जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो संस्थापक कौन हुआ, ठीक है, कोई भी राजवंश पढ़ना है तो उसका संस्थापक कौन हुआ, उसने अपनी प्रथम राजधानी कहाँ पे बनाई, और जो प्रमुख राजा हुए और वो राजाओं ने जो जो काम किया वो सारे इंपॉर्टेंट है, यही पूछे जाते हैं और कुछ पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश का अगर जो संस्थापक की बात की जाए दोस्तों, तो वो कौन था, दंती दुर्ग। ठीक है, उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ठीक है, मान्यखेत। ठीक है, उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, मान्यखेत में। ठीक है, तो चलिए एक एक पॉइंट करके हम वो लोग मूव करते हैं। राष्ट्रकूट वंश के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला जो पॉइंट बनता है कि संस्थापक, राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक हुआ वो कौन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, दंती दुर्ग। ठीक है, दंती दुर्ग, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक हुआ वो कौन हुआ, उसका क्या नाम हुआ, वो हुआ दोस्तों दंती दुर्ग। ठीक है, और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई दोस्तों, इसने अपनी राजधानी बनाई मान्यखेत में। ठीक है, इसने अपनी राजधानी बनाई मान्यखेत, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, मान्यखेत को एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है दोस्तों, वो है मान्यखेत को एक और नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है मनकीर के नाम से। ठीक है, मनकीर, ठीक है, मनकीर, मनकीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, मान्यखेत को किससे जानते हैं, मनकीर के नाम से जानते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक हुआ वो कौन हुआ, वो हुआ दंती दुर्ग। ठीक है, और इसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई, इसने अपनी राजधानी बनाई मान्यखेत में या मनकीर में। ठीक है, चलिए, ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो प्रमुख शासक हुए वो कौन हुए। ठीक है, अब हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि जो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक हुआ वो कौन हुआ, वो हुआ दंती दुर्ग। ठीक है, और इसने अपनी राजधानी मान्यखेत में बनाई। ठीक है, इसे मानिकर भी कहा जाता था। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों प्रमुख शासक। ठीक है, प्रमुख शासक, प्रमुख शासकों के बारे में बात करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रमुख शासक में सबसे पहले नाम आता है दोस्तों कृष्ण प्रथम का। ठीक है, कृष्ण प्रथम सबसे पहला जो शासक होता है उसका नाम आता है। उसके बाद आता है ध्रुव। ठीक है, ध्रुव, फिर आता है दोस्तों गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय। ठीक है, फिर अगला शासक आता है दोस्तों अमोघ वर्ष। ठीक है, इसके बाद जो अगला शासक आता है दोस्तों वो कौन आता है, देखिए पहले नंबर पे ये आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें नंबर पे कौन आ जाएगा दोस्तों, पांचवें नंबर पे आ जाएगा अमोघ वर्मन के बाद आता है कृष्ण द्वितीय। ठीक है, कृष्ण द्वितीय।
ठीक है। अगला जो शासक 6वें नंबर पे आता है वो कौन आता है दोस्तों? इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय। और जो लास्ट शासक आता है दोस्तों वो कौन आता है? वो आता है कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय। देखिए इतना आप लोग कर लीजिए। हम लोग प्रमुख शासक के बाद राष्ट्रकूट वंश के जो प्रमुख शासक है उनको देखा कि ये यहाँ पे 4 शासक और यहाँ पे 3 शासक, कुल मिला के 7 शासक हुए जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 लाइन हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय। अब हम लोग आगे मूव करेंगे दोस्तों। ठीक है। आगे मूव करेंगे कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, ठीक है, एलोरा का कैलाश मंदिर कौन बनाया था? ठीक है। अब हम लोग यहाँ से एक अलग स्लॉट से पढ़ेंगे एलोरा का कैलाश मंदिर। ठीक है। एलोरा का कैलाश मंदिर कौन बनाया था? एलोरा का कैलाश मंदिर कौन बनाया था दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बताइए कि एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनाया था? वो बनवाया था दोस्तों कृष्ण प्रथम ने। ठीक है। एलोरा का कैलाश मंदिर की कौन बनवाया था? वो बनवाया था दोस्तों कृष्ण प्रथम ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था। पूछता है कि एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो एलोरा का कैलाश मंदिर जो बनवाया था दोस्तों वो किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। अब देखिए हम लोग कृष्ण प्रथम के बारे में एक पॉइंट पढ़ लिया और बस एक ही पॉइंट पूछता है, इससे ज्यादा कुछ पूछता नहीं है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हम लोग ध्रुव के बारे में पढ़ेंगे। ध्रुव को धारावर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ध्रुव को क्या जाता है दोस्तों? धारावर्ष। पूछ लेता है कि किस शासक को किस शासक को धारावर्ष के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है दोस्तों ध्रुव के बारे में। ठीक है। चलिए हम लोगों ने कृष्ण प्रथम के बारे में पढ़ा कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर बनवाया वो कौन बनवाया? कृष्ण प्रथम ने बनवाया और ध्रुव को धारावर्ष के नाम से जाना गया। ठीक है। हम लोग आगे मूव करते हैं दोस्तों। ठीक है। एक एक पॉइंट करते हुए चलेंगे। ठीक है। अब देखिए अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे अमोघ वर्ष की। ठीक है। अमोघ वर्ष की। ठीक है। ठीक है। अब देखिए अमोघ वर्ष गोविंद तृतीय बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आगे आएगा तो हम बता देंगे। ठीक है। अब अमोघ वर्ष जो है दोस्तों, अमोघ वर्ष। ठीक है। अमोघ वर्ष के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। और अमोघ वर्ष के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों कि इसे कविराज की रचना की थी। ठीक है। कविराज। अमोघ वर्ष जो था वो क्या किया था दोस्तों? अमोघ वर्ष जो किया था कविराज मार्ग की रचना की थी। ठीक है। अमोघ वर्ष जो था वो कविराज मार्ग की रचना की थी। ठीक है। अमोघ वर्ष ने क्या किया था? कविराज मार्ग की रचना की थी। और ये भी पूछ लेता है कि अमोघ वर्ष जो था वो किस धर्म का अनुयायी था? तो वो जैन धर्म का अनुयायी था। अमोघ वर्ष किस धर्म का अनुयायी था दोस्तों? वो था जैन धर्म का अनुयायी था। अमोघ वर्ष किस धर्म का अनुयायी था? वो था जैन धर्म का अनुयायी। ठीक है। अभी तक देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, बहुत आराम से देखिए, एक एक चीजें करके एक एक चीजों को देखा जाएगा। ठीक है। देखिए हम लोग राष्ट्रकूट वंश पढ़ रहे हैं। राष्ट्रकूट वंश में हम लोगों ने पढ़ा कि राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो था दंतीदुर्ग। ठीक है। जिसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई? जिसने अपनी राजधानी बनाई दोस्तों मान्यखेत में बनाई, जिसको मनखीर भी कहा जाता है। और जो राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक हुए उनमें कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, ठीक है, कृष्ण सेकेंड और इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय का नाम आता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया?
तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो कराया दोस्तों वो कराया कृष्ण प्रथम ने, ठीक है। और ध्रुव को धारावर्ष के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ध्रुव को किससे जानते हैं दोस्तों? धारावर्ष से, ठीक है। अब अमोघ वर्ष के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि इसने कन्नड़ में रचना की थी जिसका नाम था कवि राजमार्ग, और ये किस धर्म का अनुयायी था? ये अनुयायी था दोस्तों जैन धर्म का। दोस्तों इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, ठीक है। चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों, जल समाधि के बारे में। पूछ लेता है कि राष्ट्रकूट वंश का वह शासक बताइए जिसने जल समाधि ली थी, ठीक है। पूछ देता है कि राष्ट्रकूट वंश का वह शासक बताइए जिसने जल समाधि ली थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, वो कौन लिया था? अमोघ वर्ष ने लिया था, ठीक है। जल समाधि, जल समाधि, जल समाधि कौन सा शासक लिया था? पूछ लेता है। अमोघ वर्ष ने ली थी, ठीक है। अमोघ वर्ष ने क्या ली थी दोस्तों? जल समाधि ली थी, ठीक है। अब देखिए पूछ लेता है कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन हुआ, ठीक है। तो राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम महान शासक हुआ दोस्तों वो हुआ कृष्ण तृतीय, ठीक है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें देखिए क्या है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो था वो दंतीदुर्ग था। इसके साथ साथ राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो कौन हुआ? कृष्ण तृतीय, ठीक है। तो लिखिए अंतिम शासक कौन हुआ दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम शासक कौन हुआ? वो हुआ कृष्ण तृतीय, ठीक है। अंतिम शासक कौन हुआ? वो हुआ कृष्ण तृतीय, ठीक है। आगे हम लोग मूव करते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे मूव करते हैं कि एलोरा एवं एलिफेंटा कहाँ पे स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछ लेता है कि एलोरा और एलिफेंटा कहाँ पे स्थित है और ये किस राजवंश के शासकों ने बनवाया था, ठीक है। तो एलोरा और एलिफेंटा जो है दोस्तों वो महाराष्ट्र में स्थित है और किन शासकों ने बनवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने बनवाया था, ठीक है। एलोरा एलिफेंटा के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। एलोरा एलिफेंटा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एलोरा एवं एलिफेंटा ये कहाँ पे है? एलोरा और एलिफेंटा कहाँ पे है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। और ये किस वंश के शासकों ने बनवाया था? ये बनवाया था दोस्तों राष्ट्रकूट ने, राष्ट्रकूट, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आपको लगता होगा कि हम लोग बहुत तेजी से बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत आराम से पढ़ रहे हैं और बहुत सारे प्रश्नों को लेके चल रहे हैं। देखिए यहाँ 4 क्वेश्चन हम लोग इतने ही पढ़ लिए। पूछ देगा एलोरा कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा किस वंश के शासकों ने बनवाया था? राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। एलिफेंटा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। एलिफेंटा किस राजवंश के शासकों ने बनवाया था? तो वो राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। चलिए इतना हम लोग देख लिए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। कि
एलोरा में कुल मिला जुला के कितनी शैलकृत गुफाएं हैं? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। ठीक है, एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? ठीक है, एलोरा एलोरा में कितनी गुफाएं हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी गुफा है? तो जो टोटल है दोस्तों, टोटल है 34। ठीक है, और बौद्ध से संबंधित एक से लेके 12 तक। ठीक है, 1 to 12, 1 से लेके 12 तक किससे संबंधित है? वो बौद्धों से संबंधित है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, और 13 से 29 जो है वो हिंदुओं से संबंधित है। ठीक है, 13 से 29 जो नंबर तक है दोस्तों वो हिंदुओं से संबंधित है। ठीक है, और उसके बाद जो है दोस्तों आप लोग काउंट कर सकते हो कि 30 से 34 जो है दोस्तों वो जैनों से संबंधित है। ठीक है, 30 से 34 जो है दोस्तों वो किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे। ठीक है, ये प्रश्न पूछ लेता है कि एलोरा और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन में दे देगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म। ठीक है, ठीक है, और एक ऑप्शन ये भी देगा कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये लगेगा कि नहीं ये तो बौद्ध से है, ये तो संबंध। एक ऑप्शन दे देगा कि इनमें से सभी। ठीक है, तो जो इनमें से सभी वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा, क्योंकि जो एलोरा की गुफाएं हैं वो हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों से संबंधित है। ठीक है, जो गुफा नंबर 1 से 12 है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो 13 से 29 है वो हिंदू धर्म से संबंधित है, और जो 30 से 34 है वो किससे संबंधित है? जैन से संबंधित है। चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए पूछ देता है कि राष्ट्रकूट जो थे वो किस किस धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, तो राष्ट्रकूट जो मेनली थे दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल रहा है। ठीक है, राष्ट्रकूट जो थे वो किस किस धर्म के अनुयायी थे? वो शैव भी थे। ठीक है, शैव भी थे और वे बौद्ध भी थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए कि राष्ट्रकूट जो थे वो शैव धर्म के भी उपासक थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के भी उपासक थे और वो जैन धर्म के भी उपासक थे। ठीक है, जैन धर्म के भी उपासक थे। ठीक है, तो राष्ट्रकूट जो शासक थे, राष्ट्रकूट वंश पे जो शासक हुए वो शैव को भी मानते थे, बौद्ध को भी मानते थे और जैन को भी मानते थे। इसीलिए हमको यहाँ पे एलोरा की गुफाओं में तीनों का अंकन मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम मूव करेंगे कि किस राजवंश के शासकों ने मुसलमानों को यह अधिकार दिया था कि वो उनके राजवंश में आ सकते हैं और खुला व्यापार कर सकते हैं? तो वो राष्ट्रकूटों ने दिया था। ठीक है, मुसलमानों की एंट्री कब? ठीक है, ठीक है, पूछ लेता है कि मुसलमानों को प्रवेश किसने दिया? ठीक है, किस राजवंश के शासकों ने मुसलमानों को, ठीक है, ये अनुमति दी कि आप हमारे यहाँ आ सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं? तो वो कौन थे दोस्तों? वो थे राष्ट्रकूट। ठीक है, चलिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। यहाँ पे हम लोग राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जल समाधि किसने ली थी? अमोघवर्ष ने ली थी। अंतिम शासक कौन हुआ? कृष्ण तृतीय हुआ। ठीक है, एलोरा एलिफेंटा की गुफा कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और किस राजवंश से संबंधित है? राष्ट्रकूट से संबंधित है। जो टोटल एलोरा में कितनी टोटल गुफाएं हैं? 34 टोटल गुफाएं हैं, जिसमें गुफा नंबर 1 से 12 जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से 29 हिंदू से है और 30 से 34 जैन से है। ठीक है, और राष्ट्रकूट जो थे वो किस किस धर्म को मानते थे? शैव को भी मानते थे, बौद्ध को भी मानते थे, जैन को भी मानते थे और उन्होंने मुसलमानों को भी प्रवेश दिया। ठीक है, अपने यहाँ व्यापार करने का। ठीक है, तो राष्ट्रकूट इतना इफेक्ट राष्ट्रकूट वंश में काफी है दोस्तों। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। ठीक है,
आगे हम लोग मूव करेंगे, फिर चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही नोट करते रहिए आप लोग, तो काफी बेनिफिट मिलेगा आपको। चालुक्य वंश पढ़ेंगे अब हम लोग। दोस्तों चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मुझे भी दोस्तों मुझे भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है, तो अगर जो आप मुझे मोटिवेट करेंगे दोस्तों तो मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को ला सकता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों चालुक्य वंश की। ठीक है, जो कल्याणी के थे, इंपॉर्टेंट है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और कहाँ के चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे? कल्याणी के। ठीक है, कल्याणी के चालुक्यों के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कल्याणी के चालुक्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और फिर वही बात आ जाती है दोस्तों, फिर से वही बात आ जाती है कि जो संस्थापक हुआ वो कौन हुआ, इसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई, इसके महानतम शासक कौन हुए, और उन शासकों ने क्या क्या किया, बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो चालुक्य वंश के जो संस्थापक हुए वो कौन हुए दोस्तों? वो हुए तैलप तृतीय। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, जो चालुक्य वंश के जो संस्थापक हुए, वो कौन हुए? वो हुए तैलप तृतीय। ठीक है, चालुक्य वंश के जो संस्थापक हुए वो तैलप तृतीय हुए, और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई दोस्तों? इन्होंने अपनी राजधानी बनाई मान्यखेत में। ठीक है, यानी इन्होंने अपनी राजधानी वहीं पे मान्यखेत में बनाई। ठीक है, अब आगे हम लोग मूव करेंगे दोस्तों कि जो कल्याणी के चालुक्य थे उनका जो संस्थापक हुआ वो तैलप तृतीय हुआ, और उसने अपनी राजधानी क्या बनाई? मान्यखेट बनाई। ठीक है, आगे हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, कि जो प्रमुख शासक हुए। ठीक है, प्रमुख शासक इंपॉर्टेंट है, प्रमुख शासक। देखिए शासकों के बारे में जानते रहिए, नहीं तो कूट दे देता है और कूट आपको मिलाने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो जो प्रमुख शासक हुए वो कौन हुए? तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय। ठीक है, तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, ठीक है, तीन शासक हम लोग पढ़ लिए कि तीन शासक जो है वो इंपॉर्टेंट थे। एक और शासक आता है दोस्तों जयसिंह सोमेश्वर और सोमेश्वर द्वितीय। ठीक है, जयसिंह सोमेश्वर और सोमेश्वर द्वितीय। ठीक है, दोस्तों देखिए बहुत विस्तार में नहीं पढ़ना, आपको जानते रहना चाहिए कि हाँ कौन कौन शासक हुए। ठीक है, ठीक है, आगे मूव करते हैं दोस्तों ये तृतीय नहीं था, तैलप सेकेंड ने स्थापना की थी, तृतीय ने स्थापना नहीं की थी। सॉरी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, तैलप द्वितीय ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, आगे हम लोग मूव करेंगे दोस्तों। ठीक है, और जो लास्ट था दोस्तों, लास्ट जो शासक हुआ वो हुआ तैलप तृतीय। ठीक है, तैलप तृतीय। ठीक है,
तो देखिए जो संस्थापक हुआ वो तैलप द्वितीय हुआ, ठीक है। कल्याणी के चालुक्य वंश का जो संस्थापक हुआ वो तैलप द्वितीय हुआ, और जो अंतिम हुआ वो तैलप तृतीय हुआ, ठीक है, अंतिम शासक हुआ। आगे मूव करेंगे दोस्तों कि ठीक है, देखिए ये जो सोमेश्वर हुआ दोस्तों, सोमेश्वर प्रथम जो क्या हुआ दोस्तों, इसने अपनी राजधानी को, जब सोमेश्वर प्रथम आया तो इसने अपनी राजधानी को मान्यखेड़ से हटा के कल्याणी में स्थानांतरित कर दिया, ठीक है। तो पूछ लेता है कि किस शासक ने अपनी राजधानी को मान्यखेड़ से हटा के कल्याणी किया, तो वो किया दोस्तों सोमेश्वर ने, सोमेश्वर प्रथम ने। सोमेश्वर प्रथम जो था दोस्तों, उसने क्या किया, सोमेश्वर प्रथम ने अपनी जो राजधानी बनाई वो बनाई कल्याणी में, ठीक है। पूछ देता है कि कल्याणी को अपनी राजधानी किसने बनवाया, तो वो बनवाया सोमेश्वर प्रथम ने, ठीक है। ठीक है, अब पूछ देगा दोस्तों कि चालुक्य के कल्याणी के चालुक्य का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ, वो हुआ विक्रमादित्य चतुर्थ, ठीक है, सबसे प्रतापी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कल्याणी के चालुक्य का सबसे प्रतापी जो शासक हुआ वो कौन हुआ, विक्रमादित्य चतुर्थ, ठीक है। सबसे प्रमुख, सबसे प्रमुख जो शासक हुआ वो कौन हुआ, सबसे प्रमुख जो शासक हुआ वो कौन हुआ, वो हुआ दोस्तों विक्रमादित्य चतुर्थ, विक्रमादित्य चतुर्थ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कल्याणी के चालुक्यों का सबसे जो प्रमुख शासक हुआ वो कौन हुआ, विक्रमादित्य चतुर्थ, ठीक है। देखिए अब विक्रमादित्य चतुर्थ के जो राज दरबार में रहते थे वो कौन कौन रहते थे, पूछ लेता है दोस्तों कि विक्रमादित्य चतुर्थ के शासन काल में कौन कौन रहता था, तो वो रहते थे बिल्हड़ और विज्ञानेश्वर, ठीक है, ठीक है। नहीं दोस्तों ये चतुर्थ नहीं, ये छठवां है, सॉरी, ठीक है, 6, ठीक है। तो सबसे प्रमुख जो शासक हुए वो विक्रमादित्य 6 हुए, ठीक है। और विक्रमादित्य 6 के समय में कौन कौन था दोस्तों, विक्रमादित्य 6 के टाइम कौन से दो क्या बोलते हैं कि, ठीक है, कौन कौन थे दरबार में, बिल्हड़ और विज्ञानेश्वर, ठीक है। बिल्हड़ और विज्ञानेश्वर, बिल्हड़ और विज्ञानेश्वर ये दोनों किसके दरबार में थे दोस्तों, विक्रमादित्य 6वां के दरबार में थे, ठीक है। इसी क्रम में एक पूछ देता है दोस्तों कि मिताक्षरा की रचना किसने की, तो मिताक्षरा की रचना इन्होंने ही किया था, मिताक्षरा, मिताक्षरा की रचना किसने की थी, तो वो किए थे विज्ञानेश्वर ने, ठीक है। मिताक्षरा की रचना किसने की थी, विज्ञानेश्वर ने, ठीक है, ठीक है। और एक चीज और आता है, ठीक है, कि बिल्हड़ ने किस चीज की रचना की थी, ठीक है। तो जो बिल्हड़ ने की थी रचना दोस्तों वो किस चीज की थी, तो बिल्हड़ जो किए थे वो किए थे विक्रमादेव चरित्र, ठीक है।
तो बिल्हड़ ने जो रचना की थी वो विक्रमादेव चरित्र की रचना की थी। ठीक है, बिल्हड़ ने किसकी रचना की थी? विक्रमादेव चरित्र की रचना की थी। चलिए अब हम लोग एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है क्या। ठीक है, अभी तक देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में हम लोग कल्याणी के चालुक्य वंश को पढ़ रहे हैं। ठीक है, संस्थापक जो हुआ वो तैलप द्वितीय हुआ। ठीक है, इसने अपनी राजधानी कहाँ में बनाई? मानेखेत में बनाई। प्रमुख शासक जो हुए तैलप प्रथम हुए, तैलप द्वितीय हुए, विक्रमादित्य हुए, जयसिंह हुए, सोमेश्वर हुए, सोमेश्वर द्वितीय हुए और तैलप तृतीय हुए। ठीक है, तो सोमेश्वर प्रथम जो मानेखेत से अपनी राजधानी हटा के कल्याणी को करवा दिया और जो सबसे प्रमुख शासक हुआ वो हुआ विक्रमादित्य छठवां। ठीक है, और विक्रमादित्य छठवां जो था दोस्तों, इसके राज दरबार में दो लोग रहते थे, एक बिल्हड़ था और दूसरा विज्ञानेश्वर थे। ठीक है, तो विज्ञानेश्वर ने किसकी रचना की थी? निताक्षरा की रचना की थी और बिल्हड़ ने विक्रमादेव चरित्र की रचना की थी, जिसमें इन्होंने विक्रमादित्य छठवां के जीवन चरित्र के बारे में बताया है। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।